और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में होने वाली काउंटिंग को लेकर। अभी तक तो सभी को यकीन है कि उनकी पार्टी जीत रही है, वो खुद जीत रहे हैं और हम बेहतर तरीके से सरकार बनाएंगे। बीजेपी लगातार एक बात कहती रही कि हम आने वाले वक्त में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कांग्रेस ये कहती रही कि हम अब सरकार बनाएंगे। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इनेलो का भी ये दावा है कि इनेलो के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, 30 से 35 सीटें लाएंगे और हमारे पास किसी भी राजनीतिक दल को आना पड़ेगा। जेजेपी का बार बार अभी भी ये कहना है कि सत्ता की चाबी और ताला हमारे ही पास रहने वाला है। आम आदमी ये कह रही है कि हम उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बहुत अच्छा वोट शेयर लेकर आएंगे। तो वहीं बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, वो भी दूसरों का खेल बिगाड़ने की बात कहकर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब सवाल यही है, हर कोई ये बात कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, और जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती जा रही है। लेकिन बीजेपी ने जिस वजह से अपनी सरकार बनने की बात कही, उसके पीछे की 3-4 वजह यह है कि बीजेपी का एक तो बार बार यह कहना रहा कि हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं, हमने बेहतर तरीके से सरकार चलाई है, हर क्षेत्र में समान काम किया है, हमने क्षेत्रवाद नहीं किया जैसे कांग्रेस ने किया था, हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं। लेकिन कांग्रेस के वक्त में नौकरियों के लिए पैसे लिए जाते थे। बीजेपी के नेता बार बार ये बात कहते रहे। बीजेपी के नेताओं ने सरपंचों को भी साधने की कोशिश की लास्ट में चुनाव के दौरान, तो बात भी निकलकर सामने आई। इसके अलावा अपराध को लेकर भी निशाना साधते रहे। 10 साल के शासन से कंपेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर बीजेपी ने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास कार्य हरियाणा के अंदर कर रहे हैं और इसी बिना पर, इसी आधार पर एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। और जब एग्जिट पोल आए मतदान के बाद, तो फिर उन एग्जिट पोल को अलग अलग एजेंसीज के और चैनल्स के जो एग्जिट पोल थे उसको बीजेपी के नेताओं ने नकार दिया और कह दिया कि ये तो पहले भी फेल हुए, छत्तीसगढ़ में भी फेल हुए, मध्य प्रदेश में भी फेल हुए, बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता रहा कि हम तीसरी बार अब हरियाणा में 2014 और 2005 में, फिर 2014 से 2009 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि हमने जो काम किया था 10 साल के शासनकाल में, लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, जनता ने उसको कंपेयर किया है, 10 साल हमारे शासनकाल के और 10 साल बीजेपी के शासनकाल के। और इसीलिए और अब हमारे वक्त में जो हरियाणा नंबर 1 था उसको बीजेपी ने बहुत पीछे कर दिया है। कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा, अपराध का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमने बहुत सारे काम किए थे, बीजेपी ने प्रदेश को पीछे करने की कोशिश की है। पोर्टल का मुद्दा उठाया जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था, उसको बीजेपी के बहुत से नेताओं ने माना भी। और फिर कांग्रेस के नेताओं ने हर एक मंच से कहा कि हम सरकार में आ रहे हैं, बीजेपी सरकार से जा रही है। इसी बीच कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नाइत्तेफाकियों की खबरें भी आई, तो उसको भी बेहतर तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने हैंडल करने की कोशिश की। लेकिन वो बातचीत लगातार होती रही, चर्चा का विषय बनता रहा। बीजेपी का यह कहना है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री का, कि देखिए 8 तारीख को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। अभी 8 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम जेजेपी की बात करते हैं तो जेजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां थीं और इन एग्जिट पोल के अंदर जेजेपी के लिए बहुत बड़ी निराशा निकलकर सामने आई है। हालांकि जेजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ दिखाया जा रहा है इससे बेहतर परिणाम आने वाले हैं। मंचों पर जेजेपी के नेता एक बात कहते रहे कि हमारे पास जिस तरह से पिछली बार सत्ता की चाबी थी, अब हमारे पास ताला भी होगा, चाबी भी होगी, छल्ला कौन बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेजेपी के सामने चुनौतियां थी। किसी भी एग्जिट पोल में जेजेपी को 2 सीटों से ज्यादा तो दिखाया नहीं है। किसी एग्जिट पोल में तो ये दिखाया गया कि जेजेपी का हरियाणा में खाता ही नहीं खुल रहा, तो कहीं पर 1 या कहीं पर 2 सीटें या ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें, इससे ज्यादा किसी ने जेजेपी को सीट नहीं दी है। लेकिन जेजेपी के नेताओं का कहना है कि ये भी एग्जिट पोल फेल होंगे। इनेलो की बात करते हैं। इनेलो के नेता, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता ने हम पर विश्वास किया है, इनेलो और बीएसपी के गठबंधन पर विश्वास किया है। अभय चौटाला की हम बात कर रहे हैं। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल तो पहले भी फेल हुए, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की मिसाल दी और उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरे करने वाले हैं। अभय चौटाला बार बार एक दावा करते रहे कि हम 30 से 35 सीटें जीतने वाले हैं और हमारे पास ही किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को आना होगा और हम सरकार बनाएंगे, अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके नाम का ऐलान हो चुका है। उनकी पार्टी की अगर बात की जाए तो अभय चौटाला की पार्टी इनेलो को, जिनके साथ बीएसपी का गठबंधन था, किसी ने 3 सीटें दी हैं, किसी ने 4 सीटें दी हैं, किसी ने 5 सीटें दी हैं या फिर 2 सीटें दी हैं। 3 से 4 सीटें इनेलो की आ सकती हैं, इस तरह का अनुमान सबने लगाया। लेकिन इनेलो ने भी इन एग्जिट पोल को नकार दिया है।
अब बात करते हैं एक और पार्टी हरियाणा में जो चुनाव के मैदान में थी, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि हम बदलाव लेकर आएंगे। जनता ने सारी पार्टियों को हरियाणा के अंदर आजमा लिया है, अब हमें मौका मिलने वाला है। लेकिन एग्जिट पोल चाहे किसी भी एजेंसी का रहा हो, सभी ने आम आदमी पार्टी को जीरो दिखाया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना खाता भी नहीं खोल रही। एक दो एग्जिट पोल में सिर्फ एक सीट आम आदमी पार्टी को दिखाई गई है, और वो एक सीट जिसको लेकर यह दिखाया गया है, तो उसको लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि वो हो सकता है जगाधरी में आदर्श पाल की सीट हो सकती है, कि वहां पर आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा वोट लेकर आए और हो सकता है कि जीत भी जाए, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है तीन प्रत्याशियों के बीच में। कंवरपाल गुर्जर हैं, अकरम खान है कांग्रेस के, कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के हैं, आदर्श पाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर हैं, लेकिन वो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला तो फिर वो आम आदमी पार्टी में आ गए। इस तरह की चर्चाओं के बीच, लेकिन इसी बीच निर्दलियों को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि हो सकता है कि कहीं पर 7 निर्दलीय, कहीं पर 8 निर्दलीय, कहीं पर 10 निर्दलीय, या फिर जो अन्य हैं उनके खातों में जाएं सीटें, और वो बहुत सारे लोगों का खेल बिगाड़ने वाले हैं। वो तो अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा रही हैं, या 60 सीटें चली जाएं, या फिर 6 सीटें चली जाएं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो बागी होकर अपनी अपनी पार्टियों के ही प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरे थे, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। अब जो एग्जिट पोल आए हैं, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से किस एजेंसी ने किसको सीटें दी हैं। ध्रुव रिसर्च का ये सामने आपके, इसने 57 से 64 सीटें कांग्रेस को दी हैं, बीजेपी को 27 से 32 सीटें दी हैं ध्रुव रिसर्च ने, और जेजेपी को 1 से 3 सीटें, आईएनएलडी को 2 से 4, और अदर्स के खाते में 4 सीटें भी आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दिखाई गई हैं, बीजेपी को 19 से 29, 1 से 2 दिखाई गई हैं जेजेपी के खाते में, और 1 से 3 सीटें दिखाई गई एनएलडी के खाते में, अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। न्यूज 18 में 55 सीटें कांग्रेस, बीजेपी 24, जेजेपी के पास सिर्फ 1, आईएनएलडी के पास 3, और अन्य के खाते में 7 सीटें इनके हिसाब से। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में है 50 से 58 सीटें कांग्रेस, बीजेपी 20 से 28 सीटें, जेजेपी या तो कुछ भी नहीं या फिर 2 या 1 सीटें आ सकती हैं, आईएनएलडी के पास या तो कुछ भी नहीं या फिर 4 तक सीटें आ सकती हैं, और इस तरह से ही अदर्स को इन्होंने दिखाया है। टाइम्स नाउ ने 50 से 64 सीटें कांग्रेस को दी हैं, यानी 50 आएंगी या फिर 64 तक पहुंच सकती हैं, 60 प्लस हो सकती हैं। बीजेपी 20-22 तक भी रह सकती है, या फिर 32 तक भी पहुंच सकती है। जेजेपी 0 पर भी रह सकती है, या फिर 2 भी जीत सकती है। आईएनएलडी 0 पर भी रह सकती है, 3 भी जीत सकती है, और अदर्स ने 2 या फिर 5 सीटें अदर्स के खाते में गई हैं। अब इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एग्जिट पोल को लगभग सभी पार्टियां नकार रही हैं हरियाणा के अंदर, सभी पार्टियां नकार रही हैं। कांग्रेस पूरी तरह तो नहीं नकार रही, लेकिन कांग्रेस से कह रही है कि देखिए हम इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हम तो 70 सीटें जीत कर आएंगे या 60 प्लस जीत कर आएंगे। जिन्होंने 60 प्लस दिया उसको कांग्रेस मान रही है। बाकी कांग्रेस के नेताओं को अगर कहीं पर लग रहा है कि किसी ने सिर्फ 55 सीटें हमको दी हैं, मान लीजिए दैनिक भास्कर ने दी हैं, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बेकार है, हम तो 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। उदय भान ने 70 का दावा कर दिया है, बाकी पार्टियों ने नकारी दी है कि ये सब कुछ फेल हो जाएंगे। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे 2 बहुत ही खास सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र दांगी रोहतक से जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो, और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले एक संक्षेप में प्रक्रिया आपकी। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, और ईवीएम सीसीटीवी की निगरानी में कैद है। बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स को रखा गया है। अब सुबह से आपने सुना होगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान कि कांग्रेस ये कहेगी कि ईवीएम खराब है, जनता देगी जवाब, कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। ये जो दावे अभी तक किए जा रहे हैं, सुबह 8 बजे तक, 8 तारीख तक इसी तरह से होते रहेंगे जब तक रुझान नहीं आएंगे। किस तरह से देखें कल से लेकर अब तक जो पिक्चर सामने आई है अलग अलग तरह से राजनीतिक पार्टियों की? अपने आंकलन में भी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी भी बात हुई और ऑन कैमरा भी प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है, जहां कांग्रेस ये मान रही है कि 60 प्लस के आंकड़े पर जो है कांग्रेस जाते हुए नजर आएगी। हमने पोल को लेकर के भी चर्चा की कि पोल को लेकर के कितनी सच्चाई ग्राउंड रियलिटी से जुड़ती हुई नजर आती है। अभी अगर हम बात करें, सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर ये आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग प्रतिशत के माध्यम से किस जगह में, किस एरिया में, किस वार्ड में किस तरीके की वोटिंग जो है उनके पक्ष में या फिर उनके विरोधी के पक्ष में
हो सकती है, इसको लेकर के अपने अपने आंकलन लगाए जा रहे हैं। यानी अभी ये कहा जा सकता है कि 5 तारीख को वोटिंग भले ही हो गई हो, लेकिन जो तमाम उम्मीदवार हैं और खासतौर से भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको उनकी जो नींद है वो ये कह सकते हैं कि पूरे तौर पर जो है अभी वो नहीं आराम कर पा रहे होंगे उस मुताबिक, क्योंकि हर दिन जो है इंतजार इसी बात का है कि 8 तारीख को आने वाले रिजल्ट क्या ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं इसी के मुताबिक होंगे या फिर उनमें कोई बदलाव हो सकता है। नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से अलग अलग स्तर पर फीडबैक लेने का जो सिलसिला है वो फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। और इन एग्जिट पोल्स को लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कमोबेश ये तो जरूर मान करके चल रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ उनकी जो सरकार है, जो सत्ता है वो आने जा रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके ये भी जिस तरीके से एक दावा किया है कि सरकार पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, वो बात अलग है। पूर्ण बहुमत का दावा वो कर रहे हैं, ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई आवश्यकता होगी तो अलायंस के बारे में बाद में जो है बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो ये दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। और न सिर्फ सरकार आ रही है बल्कि कांग्रेस या फिर जो विरोधी लोग हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ सकते हैं कि ईवीएम में कोई न कोई खराबी की गई है। ये अपने कॉन्फिडेंस को बता रही है। और इस बयान के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिले में जो खलबली है, जो अलर्ट है, वो इस बयान के बाद जरूर देखने के लिए मिला होगा। और अब ये देखना है कि 8 तारीख को नतीजे किस प्रकार से आते हैं, क्या पोल्स के मुताबिक आते हैं या फिर जो नायब सैनी दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है नतीजा आते हुए नजर आएंगे। जी देवेंद्र दांगी जी, क्या रोहतक में लोग उत्साहित हैं इस वक्त? क्या रोहतक के लोग अब ये मानने लगे हैं कि एक बार फिर से रोहतक सीएम सिटी बनने जा रहा है? रोहतक में कल से लेकर अब तक किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं? इस चुनाव में क्या परिवर्तन देखा और अब क्या महसूस हो रहा है एग्जिट पोल के बाद? चुनाव के दौरान तो दावे सभी करते हैं, अब दावा बीजेपी के नेताओं ने भी कर दिया। आपने खुद सुना होगा मुख्यमंत्री का बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो ईवीएम को खराब बताने वाली है 8 तारीख को। लेकिन इस सब के बाद फिर किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह की चीजें रोहतक में नजर आ रही हैं? जी डॉक्टर नासिर, देखिए दावे अपनी जगह हैं, हकीकत अपनी जगह है। और अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में दावों का सच्चाई से वास्ता कम ही होता है। और जिस ढंग की बॉडी लैंग्वेज अब नेताओं की नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है कुछ नेताओं के दावे अब भी सिर्फ हवाई साबित होंगे और फिर वो बाद में कहेंगे कि हम लोग इसका आंकलन करेंगे, कहाँ चूक रह गई है। ऐसी स्थिति अगले कुछ घंटे बाद उत्पन्न होने वाली है। जहां तक डॉक्टर नासिर आपने सवाल किया कि रोहतक के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लोग उत्साहित हैं कि सरकार बनने जा रही है, एक बार फिर से सीएम सिटी बनने जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल रोहतक के लोग इस मामले में क्योंकि जिस ढंग से जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर जो सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं, उसके बाद से लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर जो है बिल्कुल चर्चा है कि शायद अब की बार जो है वो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और लोग, रोहतक के लोग इसलिए भी खासे उत्साहित हैं क्योंकि रोहतक के लोगों को लगता है कि एक बार फिर से चौधर जो है वो चौधर का नारा चलेगा और सत्ता की बागडोर जो है वो एक बार फिर से रोहतक सीएम सिटी बनेगा, यहाँ से ही जो है मुख्यमंत्री निकलेंगे। ऐसा एक माहौल बिल्कुल है। और रही बात नेताओं की, तो हमारी भाजपा नेताओं से भी जो है विस्तार से गुफ्तगू हुई और उसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर से भी बात हुई है। इवन जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खबरें अभी तक ने उनसे भी बातचीत की। टिक टैक में उन्होंने जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो साफ झलकते हैं बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ वो श्योर हैं, वो कहीं कहीं कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर कि वो लोग पावर में लौट रहे हैं। भाजपा की तरफ से हालांकि कहा गया कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर नासिर जो है वो बॉडी लैंग्वेज कुछ दूसरी ही कहानी कहती है। उसमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं न कहीं उसका अभाव। अच्छा दांगी जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था, कई चुनाव आपने देखे हैं रोहतक में भी और पूरे प्रदेश के हिसाब से भी नजर रही है। एक बात और कही जा रही है, देखिए एक तरीके से एग्जिट पोल को नकार सभी रहे हैं। कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस को 50 के आसपास दिखाया गया तो कांग्रेस के नेता भी नकार रहे हैं। 55-50 के आसपास कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि देखिए 60 प्लस आएंगे, 70 तक हम पहुंचेंगे, तो वो इस तरह से नकार रहे हैं। बाकी पार्टियां तो उनको कम दिखाया गया तो पूरी तरह वो नकार रहे हैं। फिर एक मिसाल दी जा रही है कि देखिए एग्जिट पोल तो छत्तीसगढ़ में भी आए थे, वो फेल हुए, मध्य प्रदेश में भी आए थे, वो फेल हुए। जी बिल्कुल नासिर, देखिए ये जो वो एक होता है, कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जिनको सूटेबल है वो कह रहे हैं ठीक है, जिनको सूट नहीं कर रही चीजें वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से ये एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं।
और ऐसा देखिए, इसके लिए बाकायदा आधार है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक रहे हैं। पहले ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे डॉक्टर नासिर, जब एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट जो है वो स्थिति पाई गई है, जब चुनावी नतीजे आए हैं। लेकिन जो स्टेट का जो माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी जिस ढंग से देखने को मिली है, कम से कम मुझे ये लगता है कि बदलाव शायद होने जा रहा है स्टेट में। और कांग्रेस के नेताओं के जिस ढंग से कॉन्फिडेंस को देखें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, या फिर ये कह लीजिए कि रुझान जो आ रहे हैं, वो भी कहीं इस बात की पुष्टि करते हैं कि शायद बदलाव होने जा रहा है। रही बात एग्जिट पोल्स की, तो जिसको सूट कर रहा है वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ ठीक है, बाकी हम इससे आगे स्कोर करेंगे। 50-55 दिखाया तो कांग्रेस कह रही नहीं है 50-55 गलत है, हम 70 तक जाएंगे। वहीं बीजेपी ये कह रहा है कि नहीं, ये एग्जिट पोल से हम सहमत नहीं हैं, हम सरकार बनाएंगे। और आज मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा मीडिया से जब रूबरू हुए, जितेंद्र अभी जिक्र कर रहे थे, तो साफ तौर पर कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार भाजपा की सरकार होगी। हालांकि वो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं झलक रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। बेशक एक बयानबाजी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो कही जाएगी। कम से कम मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ इस चीज को। और इसमें क्योंकि एक जिक्र मुख्यमंत्री ने ये भी किया डॉक्टर नासिर की, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इनेलो से जो है ना, इनेलो को साथ ले आएंगे, निर्दलीय को साथ ले आएंगे। तो खिचड़ी सरकार वाली जो स्थिति जो है ना, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो जो कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस के नेताओं में फिलहाल नजर आ रहा है डॉक्टर नासिर, वो भाजपा के या किसी अन्य दलों के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूं, बहुत संक्षेप में इसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा देवेंद्र जी, कि क्या कांग्रेस की तरफ से लोगों को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं दिखा दी गई वादों के लिहाज से, उस बिना पर कांग्रेस के पक्ष में इस तरह का माहौल लग रहा है? वो बात की 8 तारीख को पता चलेगा। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, बहुत बहुत चौंकाने वाली चीजें भी आई हैं। वो कांग्रेस के लिए भी हो सकती है, किसी और पार्टी के लिए भी हो सकती है, या फिर जो एग्जिट पोल है और जो कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा वादे कर दिए गए, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी गई थी, इसलिए इस तरह का माहौल बना हरियाणा के अंदर? या फिर जनता के दिल में कुछ और बातें चल रही थी? या 10 साल किसी भी सरकार की तरफ से चाहे कितने भी काम किए जाएं, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत कम हुआ है, ये बातें नहीं? जी नासिर, देखिए बड़ा ही वैलिड पॉइंट, बड़ा ही वाजिब सवाल आपका है। और इसके निहितार्थ अगर बात करी जाए तो देखिए, कांग्रेस ने बिल्कुल आम आदमी की नब्ज पकड़ने का काम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया है। सबको पता है लोग महंगाई से बुरी तरह से दुखी हैं, तरसते गृहिणियों की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ऐसे में एक गृहिणी के लिहाज से नब्ज पकड़ने का काम किया कि हम सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। बेरोजगारों का जिक्र जहां तक है, बेरोजगारों की नब्ज पकड़ने का काम किया। सीएमईआई का डाटा जो है वो बताता है कि हरियाणा में स्थिति कतई जो है वो अच्छी नहीं है। इसी तरह से ओपीएस का इशू है, कर्मचारियों का जो है, कर्मचारी नाराज है सरकार से, लंबे समय से आंदोलनरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया कांग्रेस ने। तो मेरा कहने का भाव डॉक्टर नासिर यही है कि तमाम वो इशू जो कॉमन मैन को स्ट्राइक करते हैं, उसके दिमाग पे जो है चोट करते हैं, उसके दिल पे चोट करते हैं, वहां जो है ना पिन पॉइंट करने का काम कहीं न कहीं चुनावी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो बड़ा रिसर्च करके कांग्रेस की तरफ से अब की बार जो लाया गया। हालांकि उसके एक दिन बाद भाजपा ने भी कई चुनावी वायदे किए, लेकिन जो कहते हैं कि पहले हमारे सो जीते, वो काम करने में कहीं न कहीं कांग्रेस कामयाब रही। आम आदमी को प्रभावित करने वाले तमाम इश्यूज को छूने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि उन चीजों का कहीं न कहीं फायदा भी मिलेगा। चाहे महंगाई का इशू लगा लीजिए, या आप कह सकते हैं जो वृद्धावस्था पेंशन है, सम्मान भत्ता जो है, उसका इशू लगा लीजिए, या ओल्ड ओपीएस जो है, इसकी लंबे समय से डिमांड है, इसका आप जिक्र कर लीजिए। तो कहने के भाव, या फिर महिलाओं का जिक्र करें, जैसे 2000 रुपए का कहा कि हम लोग हर महीने जो है ना, हर महिला को 2000 रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कहीं न कहीं माहौल बनाने का काम किया है। उसमें फ्री बिजली का जो है वो बड़ा अहम बिंदु है, क्योंकि बिजली के जो रेट हैं, टैरिफ जो है, वो काफी परेशान लोग हैं। बिल्कुल वाकई काफी महंगी दरों पर मिलती है। और बिजली का इशू ऐसा, इसको आम आदमी को जो 300 यूनिट तक जो फ्री बिजली के जो वादे कांग्रेस ने किए, कहीं न कहीं मेरा मानना कि इन तमाम चीजों से कहीं न कहीं एक माहौल बनने का काम जरूर हुआ है। दूसरी बात ये रही कि 10 साल हो गए हैं आपको सत्ता में बने रहे, तो आपको 10 साल में लोगों के उम्मीदें बहुत होती हैं। आप जिनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है, नुकसान कहीं न कहीं वो भाजपा को उठाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस ने जिस ढंग से एक आम आदमी को छूने वाले जो वादे किए हैं, तो उसका बेनिफिट भी मिली जुली चीज रही कि एक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ जा रही है, दूसरा कांग्रेस के जो लोकल भाव जो वायदे हैं वो भी आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसे में जो ये रुझान जिस ढंग के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद बदलाव की जो है ये
कहानी लिखी जा रही है डॉक्टर। बाकी 8 तारीख को पता चलेगा और फिर चुनौतियां भी होंगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर वादों को पूरा करना भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी, क्योंकि जनता अब ज्यादा इंतजार नहीं करती। अब जनता 5 साल से पहले ही आपको बताना शुरू कर देती है कि आप कहां पर हैं। और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके सामने भी चुनौती होंगी, किसी और की बनती है तो उनके सामने भी चुनौती होंगी। बाकी एग्जिट पोल से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। हकीकत 8 तारीख को पता चलेगी, जब ईवीएम कैद से बाहर निकलेंगी और फिर ईवीएम की कैद से बाहर निकलेगा उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र रांगी हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त करण जय सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देश की साइबर सिटी, बहुत चमकता हुआ शहर गुरुग्राम, और गुरुग्राम की राजनीति भी इस बार काफी दिलचस्प रही। पूरे गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां की ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। गुरुग्राम का फैसला करण क्या आने वाला है, किस तरह के इशारे मिले हैं अब तक, कल मतदाताओं के चेहरों से क्या पता चला और आज नेताओं के चेहरों से क्या पता चला जब आपने बात की होगी, मुलाकात की होगी। बिल्कुल नासिर, देखिए जैसे ही एग्जिट पोल आए अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। तमाम जो नेता हैं एग्जिट पोल को कुछ नकार रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो मान रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। हालांकि उनका ये कहना है कि हम 70 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। हालांकि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा में गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोना, पटौदी, रेवाड़ी, बावल और नूह की तमाम 3 सीटें आती हैं। जहां नूह की 3 सीटें हैं वो कांग्रेस की मानी जाती है। कांग्रेस के पहले भी वहां से तीनों विधायक रहे हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का दबदबा नूह में रहने वाला है। पूरे नूह जिले की जो तीनों सीटें हैं वो शायद कांग्रेस जीतने में कामयाबी हासिल करे। अब रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। जो विधायक हैं वो अभी कांग्रेस के चिरंजीव राव हैं और इस बार लक्ष्मण यादव को बीजेपी ने वहां से चुनावी मैदान में उतारा रेवाड़ी से। ऐसे में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बावल में अभी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में मानी जा रही है। लेकिन गुरुग्राम जिले की बात करें, गुरुग्राम की तमाम 4 सीटों की बात करें, करण मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूं कि कांटे की टक्कर, आपसे मैं सभी लोकसभा सीटों के बारे में जानना चाह रहा हूं। करण, गुरुग्राम की सभी लोकसभा सीटों के बारे में आपने जो नूह की सीटें हैं, तीनों सीटें पुनाहना, फिरोजपुर, झिरका और नूह विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर आपने बताया कि वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। दूसरी पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस को एज है। बाकी जो और दूसरी सीटें हैं, कांटे की टक्कर के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि किस पार्टी को लेकर ये कहा जा सकता है कि हाँ ये ज्यादा मजबूत है कांटे की टक्कर में, वो भी आप थोड़ा क्लियर करें। बिल्कुल, देखिए नासिर, जैसे कि मैंने कहा कि नूह में तीनों सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ऐसी रेवाड़ी में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बावल में हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि वहां पर कौन सी जो पार्टी है वो विजय होगी, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी भी बावल में मजबूत स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है। अब गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम में 4 विधानसभा है, गुरुग्राम, सोना, पटौदी और बादशाहपुर में, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं राव नरबीर सिंह, और जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राव नरबीर सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे और तमाम तरह के दावे भी वो कर रहे थे कि मैं यहां से जीतता हुआ नजर आऊंगा। और कल जब हमने उनसे बातचीत करी पोलिंग के दौरान तो उन्होंने कहा कि 50% जो वोट हैं वो बादशाहपुर से मुझे मिलेंगे। लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, उसमें ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का दावा राव नरबीर सिंह की तरफ से किया जा रहा था, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है। कांग्रेस जो है उसको जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एससी वोट्स हैं, जो कॉलोनीज की वोट हैं, वो कांग्रेस को पड़ती हुई नजर आई है। अब गुरुग्राम की अगर बात कर ले तो गुरुग्राम में तिकोना मुकाबला था कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के साथ। तो गुरुग्राम में भी इसी तरह जो कल माहौल दिखा, हमने देखा कि मतदाता जो हैं वो जो साइलेंट वोटर हैं, जब वो घरों से बाहर निकले तो उन्होंने राजनीतिक दल को भी अपना कहीं ना कहीं वोट दिया है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार को भी वोट मिलते हुए नजर आए। लेकिन जो असली रिजल्ट है वो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से कल मतदान हुआ है उसके बाद बॉडी लैंग्वेज जब नेता की होती है तो वो कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि गुरुग्राम में स्थिति जो है वो फिलहाल बहुत संक्षिप्त में करण, सोहना को लेकर आपका
क्या आकलन है सोहना को लेकर? देखिए नासिर, सोना में जो एक ऐसी सीट थी जिसमें कांग्रेस ने सबसे लेट अपना उम्मीदवार उतारा था। ये कह सकते हैं कि नामांकन, यानी कि जब 12 तारीख नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और रोहताश खटाना को चुनावी मैदान में उतारा। मजबूत नेता हैं, पुराने लीडर हैं और उनके सामने बीजेपी से तेजपाल तंवर हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपर हैंड पर है सोना में। हालांकि ये 8 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह की कल लोगों ने मतदान दिया और जिस तरह का हमने देखा माहौल, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में सोना में नजर आती है। ठीक है। पटौदी की अगर बात करें नासिर, तो पटौदी में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आती है, क्योंकि बीजेपी ने बिमला चौधरी को चुनावी मैदान में ठीक। उतारा और कांग्रेस ने पल चौधरी पर दाव खेला है। पहली बार पल चौधरी चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं पटौदी में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि ठीक है। 8 तारीख को पता चल पाएगा कि जनता ने किसको अपना बिल्कुल, ये मैंडेट दिया बात है हमें और कहनी जनता जरूरी हो किस जाती है हम लोगों को सबको बताया कि 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसके हक में फैसला किया है। बाकी क्लियर तो नहीं कह सकते कि यही जीत रहे हैं, और अगर पता भी हो तब भी नहीं कहा जाता ऐसे वक्त में कि यही जीत रहा है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, मुझसे लिखवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस पूरी जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया गुड़गांव लोकसभा की सभी सीटों के बारे में। करण, आपका। और इस वक्त हमारे साथ जींद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, राजीव राठी। और जींद की अगर बात की जाए तो जींद हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद को कहा जाता है। तो राजीव, जींद जिले की अगर हम सीटों के बारे में बात करें, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मजबूत कौन कौन नजर आया, टक्कर किस तरह से नजर आई जींद के अंदर? बिल्कुल। देखिए नासिर, जींद में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, नरवाना, उचाना, जींद, सफेदो और जुलाना। लेकिन जींद की 2 विधानसभा सीटें हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है। पहली जुलाना, जहां पर खुद विनेश फोगाट चुनावी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो वही दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह मैदान में है उचाना विधानसभा सीट से, और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनावी मैदान में है। ये 2 सीटों पर कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा की नजर है, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये देखना है कि जब से पार्टी अलग हुई उसके बाद क्या वर्चस्व जो है उनका दिखाई देगा। और दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका भी देखने को मिलेगा कि वो कितनी मजबूत है। लेकिन दोनों ही जगह कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है, दुष्यंत चौटाला भी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस से जो बागी हुए नेता, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का गेम उचाना विधानसभा सीट पर बिगाड़ने का काम किया। वही वहां पर खापों ने साथ मिलकर, पंचायतों ने साथ मिलकर एक निर्दलीय को चुनावी मैदान में उतारा। वीरेंद्र गोगड़िया की मैं बात कर रहा हूं, वो वहां पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है देते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो वीरेंद्र गोगड़िया वो चेंदमारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के वोट बैंक थे, और साथ ही साथ जी के वोट बैंक में मैदान में उतारा।
ठीक वही भी यहाँ से कांग्रेस के कई कैंडिडेट जो उनसे नाराज थे, लेकिन आखिर में आकर जो है वो कैंडिडेट मान गए। लेकिन एक अब की बार जींद की बात करें तो जींद की 5 विधानसभा सीटों पर जींद की जो विधानसभा सीट रही वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई। और भाजपा के लिए शहरी वोट बैंक बहुत जरूरी है। कहते हैं कि गांव में बीजेपी की हालात खराब है, तो जहां पर जींद की बात करें वहां पर शहरी जो मतदान हुआ वो बहुत परसेंटेज में कम हुआ और गाँव में ज्यादा मतदान हुआ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महावीर गुप्ता यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है की बार डॉक्टर किशन लाल मिड्डा को दे रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे वो क्या बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये अलग अलग जिलों की और अलग अलग सीटों के बारे में बात कर रहे थे। बात वही फिर आखिर में कि 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसको क्या दिया है, किसको जीत का सेहरा पहनाया है और किसके गले में हार का हार डाल दिया है। 8 तारीख का हम सभी को इंतजार और खबरें अभी तक पर आपको अब से लेकर लगातार 8 तारीख तक और हमेशा सबसे पहले आपके सरोकार की खबर और आपकी जरूरत की खबर से हम रूबरू कराते रहेंगे। आपका प्यार, आपका भरोसा हमें जो मिल रहा है उसके लिए आपका आभार। बने रहें खबर अभी तक के साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।